हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी इससे पहले 10 क्लासें मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आज अपन इसके 11th क्लास के बारे में या 11वें लेक्चर के बारे में अपन बात करेंगे। इससे पहले जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको मैंने बताया था। मैंने कहा था जब स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं 1 मोलर लेते हैं, सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब 1 लिया जाता है, 1 ATM लेते हैं, उस समय जो विभव होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद मैंने डायग्राम बना करके आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में और उसकी कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पर क्या होता है? रिडक्शन। वो दोनों रिएक्शन मैं आपको लिखवा चुका हूं। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, या सीधा ही लिख देता हूं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना। अपन क्या करेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे। अपने को पता है मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होती है, ऐसे लिखते हैं इसको, इसका इलेक्ट्रोड विभव या फिर मैं कहूं अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड विभव बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? अपचयन विभव। स्वेच्छा से क्या मान लिया जाता है? स्वेच्छा से 0 मान लिया जाता है, भाई। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से अपन क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। और उसकी सहायता से अपन किसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे? जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अपन क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? सेल बनाना पड़ता है। या अर्धसेल विभव की बात करें या इलेक्ट्रोड विभव की बात करें, वो ज्ञात करेंगे तो अपन क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक जिंक इलेक्ट्रोड, इससे सेल विभव प्राप्त होगा। सेल विभव में से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है, जो ज्ञात, वो घटा देंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास? जिंक इलेक्ट्रोड का विभव बच जाएगा। तो क्या करेंगे? जिंक के इलेक्ट्रोड विभव या फिर मैं कहूं अर्धसेल विभव, क्या बोल सकते हैं इसको? अर्धसेल विभव का मापन करने के लिए जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल का निर्माण किया जाता है। सेल बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं अपन, किस प्रकार से जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है या जो अर्धसेल विभव होता है उसका मान अपन किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं बताऊं, यहाँ पर आपको
अपने को वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है यहाँ पर। एक तरफ कौन सा इलेक्ट्रोड अपन लेते हैं काम में, ये कौन सा विलयन रहता है, वन NaHCl विलयन, 1NaHCl का विलयन है ये। और यहाँ से एक एटमॉस्फेयर पर क्या प्रोवाइड की जाती है, हाइड्रोजन गैस। इधर कौन सा इलेक्ट्रोड रहता है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड। और इसमें क्या भरा रहता है, जिंक सल्फेट का विलयन। का विलयन। ये यहाँ पर अपने पास सेल बन गया और ये इसका है लवण सेतु। लवण सेतु के बारे में आप सभी जानते ही हो। ये क्या है, लवण सेतु। ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इसको अपन क्या कहते हैं, अर्ध सेल। ये यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल विभव का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड में से क्या घटा देंगे अपन, एनोड घटा देंगे, या फिर दाएं में से कौन सा घटा देते हैं अपन, बायां घटा देते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं ये किसकी तरह कार्य करता है, ये कैथोड की तरह कार्य करता है। और ये किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है। ये कैथोड की तरह कार्य करता है और ये जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है। देखो ये कैथोड की तरह कार्य कैसे करता है, ये एनोड की तरह कार्य कैसे करता है, इनका अपने को पता कैसे चलेगा, इसका पता चलेगा अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से या विद्युत रासायनिक श्रेणी से पता चलेगा। वो जस्ट इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। उससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीकृत होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड अपचयित होगा, ये पता चलेगा। और ऑक्सीकृत होने वाला ऑलवेज क्या होता है, एनोड, और अपचयित होने वाला ऑलवेज क्या होगा, कैथोड। ये अपने को ध्यान रखना है। तो मानक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, उस सक्रियता श्रेणी होगी, उससे अपने को किसका पता चलेगा, उससे अपने को पता चलेगा ऑक्सीकृत कौन होगा और अपचयित कौन होगा। पता है ऑक्सीकृत होने वाला एनोड है और अपचयित होने वाला कौन सा है, कैथोड। तो वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, और वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। अब देखो ये ज्ञात करने के लिए अपने को इस सेल का मान दिया हुआ मिलेगा। इस सेल है 0.76 वोल्ट, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। मान लो इस सेल का मान कितना दे रखा है, 0.76 वोल्ट। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, इस सेल बराबर कैथोड पर क्या है, H प्लस, और ये हाफ H2, और माइनस एनोड पर जिंक 2 प्लस और जिंक। ये है सेल विभव का मान कितना दे रखा है, 0.76 वोल्ट बराबर इसका कितना होता है मान, EH प्लस और 1/2 H2। स्वेच्छा से 0 मान लेते हैं, तो ये 0 माइनस ये क्या, जिंक 2 प्लस और ये
जिंक। इसके अपचयन विभव का मान अपने को ज्ञात करना है, तो अपने को ये 0 है, तो क्या ये मान मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं, देखो क्या आ जाएगा, EZn2 प्लस Zn बराबर माइनस 0.76 वोल्ट। बताओ ये मान प्राप्त होगा क्या अपने को। देखो ये माइनस का है, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर अपने को जिंक इलेक्ट्रोड का मान कितना प्राप्त हुआ, जिंक के इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव बोल सकता हूं, अपचयन विभव या क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव कितना मान प्राप्त हुआ, इसका मान 0.76 माइनस का कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 0.76 वोल्ट। अब इसके ऑक्सीकरण विभव का मान पूछे, किसका, ऑक्सीकरण विभव, तो मैंने बता रखा है दोनों एक समान होते हैं मान, लेकिन चिन्ह क्या होते हैं विपरीत। कितना हो जाएगा 0.76 वोल्ट, ये प्लस में हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपचयन विभव किस में होगा, माइनस में होगा। तो बताओ इस प्रकार से आप सभी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ोगे, ठीक है, हाइड्रोजन का 0 है। अब जो सेल विभव प्राप्त होगा उसमें से इसका घटा दोगे तो बची हुई इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अपने को प्राप्त होगा या नहीं होगा। यही चीज अप्लाई करके सभी जो धातुएं हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात किया गया है। कैसे ज्ञात करा, जैसे लिथियम का ज्ञात करना है तो लिथियम को किसके साथ जोड़ो, हाइड्रोजन के। सेल विभव तो अपने को रीडिंग में प्राप्त होगा, सेल विभव में से ये घटा दो, लिथियम का प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपने को प्राप्त करना है कैल्शियम का, तो कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, सेल विभव में से हाइड्रोजन घटा दो, कैल्शियम का ज्ञात हो जाएगा। किसका ज्ञात करना है, सोडियम का, तो सोडियम के साथ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE जोड़ दो, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और सेल विभव में से ये घटा दो, सोडियम का ज्ञात हो जाएगा। पोटेशियम का ज्ञात करना है तो पोटेशियम में से इसका सेल विभव पोटेशियम घटाने पर पोटेशियम का ज्ञात हो जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड हो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई सभी को। इस प्रकार से आप सभी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के मान क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आपको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने वाले टॉपिक में इसी तरह से नोट्स में डिनोट करना है, लिखना है। अब अपन आगे टॉपिक की बात करते हैं। तो इसका साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो को आप रोक करके बीच में पॉज करके लिख सकते हो। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, या फिर मैं बात करूं विद्युत रासायनिक श्रेणी की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर अपने को एक श्रेणी प्राप्त होगी, उसी को अपन क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे धातुओं की सक्रियता के बारे में पता चलेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में अपन यहां पर मैं आपको ये लिखवाई देता हूं। या विद्युत रासायनिक श्रेणी कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव बोलें या फिर क्या बोल सकते हैं, या अपचयन विभव। विभव के मान, तो ये है धातुएं जिनके इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, इनके अपचयन विभव का मान ज्ञात करेंगे। और मानक
अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, या इसको क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी बोल सकते हैं इसको, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो अपन बता दे धातुएं कौन कौन सी, जैसे लिथियम, ये लिथियम का अपचयन हो रहा है ना, इसके अपचयन विभव का मान या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ये होता है -3.05, ये वोल्ट में होंगे सारे, वोल्ट में। लिथियम के मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का मान कितना होता है, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार अपन देखें पोटेशियम का, -2.93 वोल्ट हो जाएगा। तो देखो लिथियम का ज्यादा माइनस है, पोटेशियम का थोड़ा क्या हो गया, कम माइनस। इसी प्रकार अपन किसका देखें, कैल्शियम का देखें। कैल्शियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है -2.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अपन किसका देखें, सोडियम का। सोडियम देखो अपचयन विभव के मान है सबके, कौन से मान हैं, अपचयन 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 अपचयन। सोडियम के मानक अपचयन विभव 2.71 होता है। इसी प्रकार अपन किसका देख सकते हैं, लिथियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, सोडियम का। और अपन देख सकते हैं जैसे मैं बात करूं आयरन का, आयरन का Fe2+ से Fe, ये कितना होता है, -0.44 वोल्ट होता है आयरन के इलेक्ट्रोड विभव का मान। और इसी प्रकार अपन देख सकते हैं किसके इलेक्ट्रोड विभव का मान, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव का मान, ये कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। और एक मैं यहाँ पर कॉपर का लिख देता हूँ, चलो कॉपर का बाद में आ जाएगा यहाँ से, ये होता है कॉपर 2+ 0.34 वोल्ट, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मान है। अब देखो आपको नीचे दिखेगा नहीं, इसके बाद में कौन कौन सी धातु, 2-4 धातुओं के और अपने को यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव के मान ज्ञात करने पड़ते हैं। कॉपर के बाद में अपन लिखते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर, लिख सकते हैं आयोडीन आ सकता है, ये लिख देता हूँ मैं, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ मैं। धातुएं और ये इलेक्ट्रोड विभव, इसके बाद में कौन सी आ जाएगी मैं बता दूं, I2 I-, Br2 Br-, Cl2 Cl-, F2 F-। अब देखो आयोडीन के इलेक्ट्रोड विभव का मान हो जाएगा 0.54 वोल्ट, ब्रोमीन के इलेक्ट्रोड विभव का मान हो जाएगा 1.09 वोल्ट, और क्लोरीन के इलेक्ट्रोड विभव का मान हो जाएगा 1.49 वोल्ट, और फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड विभव का मान हो जाएगा 2.87 वोल्ट। अब देखो ये इलेक्ट्रोड विभव के मान प्राप्त हो रहे हैं, देखो ये अधिक ऋणात्मक और ये अधिक धनात्मक। ये देखो इलेक्ट्रोड विभव के मान क्या है यहाँ पर, बहुत कम, कम, या फिर मैं कहूं अधिक ऋणात्मक, बहुत कम है, या फिर मैं क्या कह सकता हूं इनको अधिक ऋणात्मक। तो ये धातुएं ये सदैव ऑक्सीकृत होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, अर्थात ये प्रबलतम अपचायक हैं, प्रबलतम अपचायक। और ये क्या है, प्रबलतम ऑक्सीकारक, प्रबलतम ऑक्सीकारक। देखो किसे कहते हैं प्रबलतम ऑक्सीकारक, एक होते हैं प्रबलतम ऑक्सीकारक, एक होते हैं अपचायक। अपचायक क्या होते हैं, जो दूसरों का अपचयन करे, स्वयं का ऑक्सीकरण। तो देखो ये क्या कर, लिथियम धातु क्या करती है, धातु सदैव इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो दूसरे को किसी न किसी अन्य
एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो उसका तो क्या हो गया अपचयन, स्वयं का क्या हो गया ऑक्सीकरण। तो अपचय का मतलब दूसरों का ऑक्सीकरण, अपचय मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता से है। अपचायक सामर्थ्यता मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो धातुएं, ये धातुएं प्रबलतम क्या होगी अपचायक। अपचायक होने वाली सदैव क्या होती है प्रबलतम ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत होते हैं प्रबलतम अपचायक। और ये सदैव क्या बनाते हैं, इनका सदैव क्या बनेगा एनोड, क्या बनेगा इनका एनोड, और इनका क्या बनेगा कैथोड। अब देखो आपको दो धातुएं दे रखी है कोई भी, और उनमें से पूछ ले इनमें से एनोड किसका बनेगा कैथोड किसका बनेगा, ये दोनों दे रखी है। तो आप देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव अथवा मानक अपचयन विभव कम किसका है इन दोनों में से, या अधिक ऋणात्मक किसका है लिथियम का। तो लिथियम क्या बनाएगा, अगर ये दोनों धातुएं आपको लिथियम और पोटेशियम दे दे तो एनोड किसका बनेगा, एनोड किसका बनेगा इसका, इसका क्या बनेगा पोटेशियम का कैथोड बनेगा। क्योंकि जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक है या फिर मैं कहूं कम है, वो क्या होती है आसानी से इलेक्ट्रॉन देती है, और वो क्या होती है ऑक्सीकृत, और ऑक्सीकृत होने वाली क्या है एनोड, और बच की वो कौन सी है कैथोड। अगर आपको ये दोनों धातु दे दें तो देख लो मानक अपचयन वो कम किसका है या अधिक ऋणात्मक किसका है, वो ऑक्सीकृत होगी, ये ऑक्सीकृत होगी, तो ये क्या है एनोड, ये क्या है कैथोड। अगर आपको अभी कॉपर और जिंक दिए, जैसे जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का मान तो बता चुका आपको मैं कितना होता है, जिंक धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान यहीं पर लिख देता हूं मैं, लिखा नहीं, ये जिंक 2+ और ये जिंक -0.76 वोल्ट होता है। तो ये जिंक दे दे आपको एक तो, और एक कौन सी दी कॉपर। तो देखो कम किसका है जिंक का माइनस में, इसका किस में प्लस में, तो इसका क्या होगा ऑक्सीकरण, ये क्या बनाएगी एनोड, ये क्या बनाएगी कैथोड। इस प्रकार से अपन किसके आधार पर इलेक्ट्रोड विभव के मानों के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सी धातु कैथोड बनाएगी कौन सी धातु एनोड बनाएगी। तो अब आपको इसमें कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ एक मान लिखा रखे, आपको ये क्रम क्या रहना चाहिए याद रहना चाहिए। अब इसमें आपको कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। बताओ अब बता सकते हो कि दो धातुएं आपको दे दें और उनके इलेक्ट्रोड विभव दे दें, तो जिसका अधिक ऋणात्मक है या फिर कम है वो क्या बनाएगी कैथोड, सॉरी एनोड ऑक्सीकृत होगी। अब जैसे आपको ये दोनों दे दे, दोनों पॉजिटिव में है, तो क्या देखना है कम किसका है, इसका है कम है, तो ये क्या बनाएगी ये ऑक्सीकृत होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन देगी ये इलेक्ट्रॉन लेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगी वो क्या होगी अपचयित, अपचयित होने वाली का क्या बनता है कैथोड, और ये क्या बनाएगी एनोड। इन दोनों में कौन बनाएगा कैथोड, इन दोनों में कैथोड कौन बनाएगा, ये फ्लोराइड बनाएगा ना, ये क्या बनाएगा एनोड। क्लियर हुई ये बात। तो ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर रहनी चाहिए। तो ये सीरीज आपको क्या करनी है याद करनी है अपनी कॉपी में। इसी तरह से इसको सीरीज को क्या करना है प्रिपेयर करना है और बनाना है। क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट्स में क्या करना है तैयार करना, आपको इसको प्रिपेयर करना है। अब अपन बात करते हैं आगे टॉपिक की। देखो जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनको यूज में लेते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल या इनको क्या कहते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के उपयोग के दौरान निम्न 3 समस्याएं आती है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या जो विद्युत रासायनिक सेल है इसका यूज करते हैं अपन तो कौन कौन सी समस्याएं आती है। देखो सबसे पहली बात तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके पास ऑक्सीकरण अथवा अपचयन होता रहता है। इस कारण वहां की सांद्रता क्या होती रहती है चेंज होती रहती है, या फिर मैं कहूं क्या होती रहती है परिवर्तित होती रहती है।
इसके कारण वहां का विद्युत वाहक बल सदैव सेम या सदैव स्थिर बना हुआ नहीं रहता, या सेल विभव एक समान प्राप्त नहीं होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के पास सांद्रता या सांद्रण परिवर्तित होने के कारण, सांद्रण परिवर्तन होने के कारण सेल विभव का मान परिवर्तित हो जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रोडों के पास ऑक्सीकरण अथवा अपचयन वो प्रोसीजर होती रहेगी, जिससे वहां का सांद्रण क्या हो जाएगा, परिवर्तन, और सांद्रण परिवर्तन होने के कारण सेल विभव का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज, जिससे अपन पुनरुत्पादनीय मतलब एक बार मापा सेल विभव या विद्युत वाहक बल प्राप्त हुआ, दोबारा वही प्राप्त हो रहा है, तीसरी बार वही, चौथी बार वही, पांचवी बार वही। इसका मतलब क्या है, ये पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल दे रहा है सेल। अगर इलेक्ट्रोडों के पास सांद्रण में परिवर्तन हो गया और सेल विभव का मान क्या हो गया, चेंज हो गया, तो क्या होगा, एक बार अपने को विद्युत वाहक बल प्राप्त हुआ, दूसरी बार कुछ कम या ज्यादा प्राप्त होगा, तीसरी बार और चेंज प्राप्त होगा, तो उसको कहेंगे अपन ये पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। देखो ये सेल अनुत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, जबकि उत्क्रमणीय होने चाहिए, उत्क्रमणीय होने चाहिए। इनके ताप गुणांक का मान उच्च होता है, इनके ताप गुणांक का मान उच्च होता है, यानी इनके ताप गुणांक का मान क्या होता है, अधिक होता है। इन तीन समस्याओं के कारण इन सेलों के स्थान पर अपन कौन से सेल काम में लेते हैं, मानक वेस्टर्न सेल काम में लेते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल का जो यूज करते हैं उस दौरान अपने को जो तीन समस्याएं उत्पन्न होती है वो समस्याएं ये हैं, सेल पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं दे पाते क्योंकि इलेक्ट्रोडों के पास सांद्रण परिवर्तन होने से सेल विभव के मान बदल जाते हैं, इसी कारण ये पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं दे पाते। ये सेल अनुत्क्रमणीय होते हैं, जबकि सेल क्या होने चाहिए, उत्क्रमणीय। इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं, जबकि जो सेल होते हैं उनके ताप गुणांक के मान क्या होने चाहिए, निम्न होने चाहिए। इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, मानक वेस्टर्न सेल। कौन से सेल काम में लेते हैं, मानक वेस्टर्न सेल, मानक वेस्टर्न सेल काम में लेते हैं। जो मानक वेस्टर्न सेल होता है उनमें ये समस्याएं नहीं आती है। तो अब अपन पढ़ेंगे मानक वेस्टर्न सेल के बारे में। देखो जो मानक वेस्टर्न सेल होता है वो तीन समस्या इसमें नहीं रहती, इससे पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल देता है, यह अधिक उत्क्रमणीय होता है, इसके ताप गुणांक का मान, ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है, जैसे 0.00005 वोल्ट प्रति केल्विन।
तो वो जो 3 समस्याएं वहां पर आ रही थी वो समस्या यहाँ पर नहीं आती है। इस कारण ये वोल्ट प्रति केल्विन है। इस कारण कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है? मानक वेस्टर्न सेल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो मानक वेस्टर्न सेल की बनावट के बारे में अपन देखते हैं। यह है एच आकृति का सेल होता है। देखो इसकी बनावट के बारे में अपन बात करते हैं। किस आकृति का होता है? ये एच आकृति का होता है सेल। जैसे मैं इसको बनाता हूं यहां पर, तो सबको दिख रहा है किस आकृति का सेल है? एच आकृति का। देखो यहां पर नीचे ही नीचे प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड या फिर मैं कहूं प्लेटिनम के तार लगे रहते हैं। प्लेटिनम के तार ये 2 यहां पर लगे रहते हैं। अब देखो इसमें नीचे ही नीचे क्या भरा रहता है? कैडमियम अम्लगम भरा रहता है। सबसे नीचे क्या भरा रहता है? कैडमियम अम्लगम। और कैडमियम अम्लगम के जस्ट ऊपर इसमें भरा रहता है, ये क्या है? कैडमियम अम्लगम। इसके बाद में इसमें यहाँ पर भरा हुआ रहता है, इसको कहते हैं अपन कैडमियम सल्फेट। सल्फेट डॉट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, CdSO4 डॉट 8/3H2 इसका पेस्ट भरा रहता है। और इसके बाद में ऊपर इसमें कैडमियम सल्फेट भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कैडमियम सल्फेट। तो पहले क्या भरा है इसमें? नीचे नीचे कैडमियम अम्लगम का पेस्ट भरा रहता है और फिर इसके नीचे इसमें ऊपर क्या भरा रहता है? कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3H2O का पेस्ट भरा रहता है। और उसके बाद में कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन इसमें भरा हुआ रहता है। इधर वाले देखो इसमें नीचे नीचे भरी रहती है मरकरी। इसके बाद में इसमें भरा रहता है Hg2SO4 का पेस्ट। इसको केलोमल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केलोमल। और उसके बाद में इसमें भरा रहता है ये भरा रहता है कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3H2। और फिर इसमें ऊपर भरा रहता है दोनों में कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन। संतृप्त क्या भरा रहता है? कैडमियम सल्फेट। ये इसकी क्या रहती है? बनावट। एच आकृति का ये सेल होता है। इसका जो ये भुजा है, जो दायां सिरा है, इसमें कैडमियम अम्लगम भरा रहता है। फिर इसके बाद में क्या भरा रहता है? CdSO4 डॉट 8/3H2O का पेस्ट भरा रहता है। फिर इसमें क्या रहता है? संतृप्त कैडमियम सल्फेट। फिर इसमें क्या भरा रहता है? ऊपर संतृप्त, ये तो यहाँ पर भरा है ना, संतृप्त कैडमियम सल्फेट। इसमें नीचे नीचे क्या रहता है? इसमें नीचे नीचे मरकरी भरा रहता है। मरकरी के ऊपर क्या रहता है? इसमें केलोमल रहता है, Hg2SO4 कहते हैं जिसको। और इसमें ऊपर क्या रहता है? वही संतृप्त कैडमियम सल्फेट भरा हुआ रहता है। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, या फिर मैं कहूं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, इसका ये कौन सा है? दायां भाग, दाईं नली। और ये कौन सी है? बाईं। सेल में क्या होती है? सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रियाएं। तो सेल अभिक्रियाएं कौन सी होती है? कैथोड पर, या पहले कहूं मैं एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? जो कैडमियम होगा वो ऑक्सीकृत होगा, Cd2++2 इलेक्ट्रॉन। ये कहां पर रिएक्शन हो रही है? ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ये ऑक्सीकरण। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया।
क्या करें, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, एट ए नोड पर ये क्या है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया एट कैथोड, या फिर मैं कहूँ कैथोड पर। क्या होगी, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो यह Hg2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2Hg प्लस SO4 2 माइनस मरकरी बनी और SO4 2 माइनस, और ये क्या हो गया यहाँ पर, अपचयन हो गया। तो कौन सी प्रोसीजर हो रही है यहाँ पर, ये प्लस क्या, अपचयन, अपचयन ये ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर मैं लिखूं नेट सेल रिएक्शन संपूर्ण, आपको उसको नीचे लिखना है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, नेट सेल रिएक्शन। तो कैडमियम प्लस Hg2SO4 और ये क्या बना, कैडमियम 2 प्लस Hg 2Hg है ना, और ये SO4 2 माइनस, ये क्या हुई इसकी नेट सेल अभिक्रिया। इस प्रकार से ये क्या है, आपका कैडमियम सेल है, और इसकी दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं, और दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं के बाद में इसकी कौन सी रिएक्शन है, नेट सेल अभिक्रिया। तो ये कौन सा है, मानक वेस्टर्न सेल में अपन ने कौन सा, इस सेल को अपन क्या कहते हैं, इसे कैडमियम सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल, इसे कैडमियम सेल भी कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। कौन सा सेल कहते हैं इसको, कैडमियम सेल भी कहते हैं। तो आज की क्लास में ये अपना कौन सा क्या कंप्लीट हुआ, कैडमियम सेल। तो आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, विभव का मापन। बताओ कर सकते हो, कैसे करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा उसके साथ, SHC, क्या प्राप्त होगा, सेल विभव, सेल विभव में से क्या घटाओगे, SHC, क्या प्राप्त हो जाएगा, अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात हो जाएगा। सभी धातुओं के जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थी उसके ऐसे ही प्राप्त किए गए हैं। फिर उसके बाद में मैंने कहा ऑक्सीकृत कौन सा इलेक्ट्रोड होगा और अपचयित कौन सा धातु इलेक्ट्रोड होगा, इसका पता कैसे लगाएं। इसका पता लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने धातुओं को इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में आपको 5-7 धातुओं के बारे में बताया। जिसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक या कम है वो ऑक्सीकृत होगी, ए नोड बनाएगी। किसकी तुलना में, जिसका कुछ क्या है अधिक या कम ऋणात्मक, उसकी तुलना में। ये चीज मैंने बताई आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। फिर इसके बाद में मैंने बताया जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनका यूज करते हैं तो मुख्य रूप से 3 समस्याएं अपने सामने आती है। पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल उनसे प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरी चीज, उनके जो ताप गुणांक का मान है वो क्या होता है, अधिक होता है। तीसरी चीज मैंने बताया कि वो जो ये थी ना, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जबकि सेल कैसे होने चाहिए, उत्क्रमणीय प्रकृति के होने चाहिए। फिर मानक वेस्टर्न सेल, उसमें ये 3 समस्याएं नहीं आती है। और फिर एक मानक वेस्टर्न सेल में कौन सा लिया अपन ने, कैडमियम सेल, उसका मैंने आपको पूरा डायग्राम, ऑक्सीकृत अभिक्रिया, अपचयित अभिक्रिया कैथोड वाली, एनोड वाली और संपूर्ण नेट सेल रिएक्शन भी करवा दी है। आज की क्लास में इतना ही, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, ये यूट्यूब चैनल जो केमिस्ट्री नाम से चल रहा है, विजेंद्र सर केमिस्ट्री से, इसको सभी आप सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन इसका ऑन कर ले ताकि आपके पास जो न्यू वीडियो डालती पहुंच जाए। थैंक यू।